राधा अपने पति जगदीश के साथ रहा करती थी। उसकी सास चंदा और ससुर जी आलोकनाथ दोनों भी उसे बहू नहीं बेटी की तरह मानते थे। राधा अपने छोटे देवर नकुल का बहुत ख्याल रखती। भाभी, मक्खन की टिक्की लाइए ना जल्दी से। आलू के पराठे मक्खन के बगैर सूने सूने से हैं। हाँ बाबा हाँ, ये लो। बिल्कुल भुक्खड़ प्राणी है तू नकुल। हूँ तो हूँ, और वैसे भी मेरी मास्टर शेफ भाभी के सामने सब ठीक है, इवन माँ भी। अच्छा बेटा, सच में हम बड़े ही नसीब वाले हैं जो हमें राधा जैसी बहू मिली। ऐसी बहू चिराग लेकर भी ढूंढो तो भी ना मिले। राधा अपने ससुराल वालों की हर जरूरत का ध्यान रखती और अपने देवर नकुल को अपने बच्चे की तरह संभालती और उसे जो भी पसंद हो वो बना कर देती। उसे जगदीश की डांट से बचाती, छुप छुप कर पॉकेट मनी भी देती। एक दिन चंदा और आलोकनाथ अपने दूर के रिश्तेदार से मिलकर कार में सवार होकर घर लौट रहे थे। अंधेरी रात थी, भीषण बारिश हो रही थी। जगदीश कार चला रहा था। अचानक से सामने से एक गाड़ी आई और वहां उनका एक्सीडेंट हो गया। चंदा और आलोकनाथ की मृत्यु हो गई और जगदीश अपने पैरों से अपाहिज हो गया और वो हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहने लगा। राधा पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो कंपनी में नौकरी करने लगी और पैसे कमाने लगी। घर की सारी जिम्मेदारियां उसने अपने कंधों पर ले ली। अपनी माँ को खोने के बाद नकुल बहुत उदास उदास रहने लगा। नकुल, क्या हुआ? तुम सोए नहीं अब तक? और ये क्या, कॉलेज की किताबें खुली पड़ी हैं? भाभी, भाभी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं उनके बिना नहीं जी पा रहा हूँ। मेरा अब कौन ख्याल रखेगा? मुझे माँ चाहिए भाभी। मुझे उनकी और पापा की बहुत याद आ रही है भाभी। नकुल राधा के गले से लगकर बच्चों की तरह रोता है और राधा उसे शांत करती है। बस 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 बस, ऐसे रोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, मैं हूं ना, तुम्हारी भाभी। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, ठीक जैसे सासू माँ रखती थी। ये मेरा वादा है तुमसे नकुल। राधा अकेली कमाती और साथ ही साथ सुबह से लेकर शाम तक का सारा काम भी निपटाती। सवेरे 5 बजे उठकर नकुल के कॉलेज का टिफिन, उसका नाश्ता, जगदीश की दवाइयाँ, कभी नकुल को पढ़ाना तो कभी तीनों भाई भाभी देवर एक साथ चाय पे गप्पे लड़ाते। ये सब चलता ही रहता। कुछ समय बाद नकुल की शादी की उम्र हो गई। राधा, मेरे इन अपाहिज पैरों से तो मैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। नकुल की शादी की उम्र हो चुकी है, न जाने सब कैसे होगा। तुम चिंता मत करो जगदीश, मेरी सहेली है सुवर्णा, उसकी बहन इशिता का रिश्ता आया है। शादी की डेट पक्की करवा देते हैं बस। और इस तरह राधा नकुल और इशिता की शादी कराती है। नकुल अपनी भाभी की पसंद पर जरा भी शक नहीं करता और भाई भाभी के कहने पे ही शादी कर लेता है। लेकिन 3 से 4 मुलाकातों के बाद ही इशिता और नकुल में प्रेम हो गया। अब घर में इशिता, उसकी जेठानी राधा, पति नकुल और जेठ जगदीश थे। नकुल के हर बात पर घूम फिर के बस अपनी भाभी का सहारा लेना और उसके आगे पीछे घूमना इशिता को जरा भी पसंद नहीं आता। नकुल, मैं तुम्हारा शर्ट प्रेस कर देती हूँ, और तुमने कहा था ना आज तुम्हें मालपुआ और छोले पूरी खाना है, तो मैं सब्जियाँ ला देती हूँ और तैयारियाँ भी करके रख देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम कुछ मत करना। शर्ट भाभी इस्त्री कर देंगी, तुम बिगाड़ दोगी। और मालपुए भी ना भाभी अच्छा बनाती है, वही बना देंगी। क्यों भाभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन जब नकुल को अपने बॉस की पार्टी में जाना होता है तभी, अच्छा बताओ सब, कौन से कलर का कोट पहनूं? ग्रीन, ब्लैक, रेड या वाइट? ग्रीन आई थिंक, वो तेरे पे ज्यादा जचेगा। नहीं नहीं नहीं, ब्लैक, ब्लैक जचेगा। पर मेरे ख्याल से रेड और भी अच्छा दिखेगा तुम्हारे पर नकुल।
और वैसे भी रेड इसका फेवरेट कलर भी है ना? वाह भाभी, आपको कैसे पता कि मेरा फेवरेट कलर रेड है? क्योंकि सासू माँ का भी फेवरेट कलर रेड ही था, उसी से गैस कर लिया। ऐसे ही नकुल बस सिर्फ भाभी और भाभी करता रहता। चाहे कोई मनपसंद डिश खानी हो, चाहे किसी चीज का सुझाव लेना हो या काम के बारे में कोई टिप्स लेनी हो, इशिता को अब ये बातें खटकने लगी थी। ये जेठानी नहीं, आफत है आफत। अरे जब देखो तब मेरा पति इसके पीछे किसी बच्चे की तरह घूमता रहता है। माना कि ये ख्याल रखती है, पैसा कमाती है, लेकिन फिर भी बस अब और नहीं। अब तो नकुल को मुझ में या अपने भाई भाभी में से किसी एक को चुनना ही होगा। रात में इशिता नकुल को अकेले में कहती है, नकुल, मुझे अब और नहीं रहना इस घर में, चलो हम दूसरा फ्लैट ले लेते। ऐसा फ्लैट जहां से समंदर दिखाई देता हो। लेकिन इशिता, हम भाई और भाभी को छोड़कर क्यों जाए? एक तो पहले ही भाभी नौकरी पर रहती हैं और भाई अकेले। मुझे वो सब नहीं पता। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना, तो तुम मुझे यहां से ले चलोगी। तुम्हें अपने भाई भाभी की कसम। मजबूर होकर नकुल को इशिता की बात माननी पड़ती है। नकुल और इशिता दोनों भी अलग घर में रहने लगते हैं। अरे वाह, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। मैंने अभी कुकर में पॉपकॉर्न डाले हैं और तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम भी लाई हूँ। हम साथ में डिनर करेंगे और मूवी देखेंगे आज। नहीं इशिता, मैं थक गया हूँ, मेरा खाना कमरे में ही भेज दो प्लीज़। ये कहकर नकुल अपने कमरे में चला जाता है। इतना सड़ा हुआ क्यों था इसका मूड? शायद आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम होगा। वहां राधा और जगदीश दोनों को भी खाली घर काटने को दौड़ता है। पता नहीं कैसे रह रहे होंगे वो दोनों। पूरे घर में सूनापन छा गया है। नकुल था तो ऐसा लगता था मानो कोई छोटा बच्चा घर में दिन भर इधर से उधर उछल कूद कर रहा हो। वो चिल्लाता, हंसता, गाता। बहुत याद आती है मुझे भी उसकी। बिल्कुल मेरी संतान की तरह है वो। पागल कहीं का। कान्हा जी करे वो और इशिता सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत करे। इशिता अपनी तरफ से नकुल को खुश करने के कई तरीके अपनाती है। वो उसका फेवरेट खाना पकाती, शॉपिंग से गिफ्ट लाती, उसके रूम को सजाती, उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देती। पर फिर भी नकुल के चेहरे की हंसी मानो पूरी तरह गायब हो गई थी। वो खाना भी ठीक से नहीं खाता। इन सब बातों से इशिता काफी परेशान हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? नकुल दिन रात उदास रहता है। उसे जेठानी जी और जेठ जी की भी बहुत याद आती है। कहीं मैंने अपनी खुशी के लिए नकुल की खुशी को उससे दूर तो नहीं कर दिया। ये तो मैंने बहुत गलत किया। तभी जब वो अपने कमरे में जाती है तो वहां पर नकुल फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। देखिए, पेशेंट की बॉडी में खून की मात्रा बहुत कम है, स्पेशली आरबीसी। इसलिए इनके ब्लड ग्रुप से मैच होने वाला ब्लड डोनर चाहिए। लेकिन नकुल के ब्लड से सिर्फ राधा का ब्लड ग्रुप मैच होता है और फिर नकुल को खून चढ़ाया जाता है और वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस और अकेलेपन के कारण ये हुआ है। इन्हें इनका मन जो कहता है वो करने दीजिए। जब सब नकुल से मिलने अंदर जाते हैं तब, मुझे माफ कर दो नकुल, मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई भाभी से दूर कर दिया। मैंने बहुत गलत किया। और तुमने मेरे प्यार का मान रखने के लिए हाँ भी कर दी। अपने भाभी के आगे मुझे चुना, जबकि उन्होंने तुम्हारा बच्चे से भी ज्यादा ध्यान रखा। आई एम सॉरी जेठानी जी, जेठ जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। भाभी, आज फिर से अपना खून देकर आपने ये साबित कर दिया कि आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ भी हो। आप मेरी भाभी माँ हो और मेरी जेठानी माँ। अरे पगलो, अब रुलाओगे क्या? नकुल, तुम मेरे भाई, देवर या दोस्त नहीं,
तुम मेरे बेटे ही हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो ममता का भाव है वो मैं कभी कम नहीं होने दूंगी, और एक माँ बनकर जैसे आज तक सब संभालते आई हूँ, आगे भी वैसे ही संभालूंगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। एक हैप्पी एंडिंग के बाद अब हम चारों एक साथ रहेंगे। ऑब्वियसली जेठ जी, अब अगर मैं भी आप दोनों के बिना रही ना, तो हो सकता है कि मैं भी किसी दिन चक्कर खाकर गिर जाऊं। जीवन में रिश्तों का मोल हर एक चीज़ के मोल से बढ़कर होता है, ये आज जान लिया है मैंने। इस तरह राधा एक जिठानी होकर माँ बनकर अपने परिवार को संभालती है, और पूरा परिवार हमेशा साथ रहता है और सभी एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं। दीपा और प्रशांत की शादी को 5 साल हो चुके थे और उनका 2 साल का एक छोटा सा बेटा भी था। दीपा और प्रशांत दोनों ही नौकरी करते थे। प्रशांत जहां एक कंपनी में इंजीनियर था, वहीं दीपा एक मॉडलिंग कंपनी में काम करती थी। दीपा देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो अपने बेटे और प्रशांत दोनों का बहुत ख्याल भी रखती थी। एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी दीपा किसी मॉडल से कम नहीं दिखती थी। दीपा, एक बात तो कहनी पड़ेगी, हमारा बेटा होने के बाद भी तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसी शादी से पहले दिखती थी। थैंक यू प्रशांत, लेकिन क्या करूं, मेरा जॉब भी ऐसा ही है। मॉडलिंग एजेंसी में काम करती हूँ, वहां पर अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी होता है। दीपा, इतनी मॉडर्न होते हुए भी तुम हमारे बच्चे का, इस घर का कितना अच्छे से ख्याल रखती हो। कभी कभी तो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है मुझे। प्रशांत, तुम भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। अच्छा चलो, अभी प्यार भरी बातें बाद में करना, ऑफिस का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। कमाल की बात है मैडम, आपके जॉब के चक्कर में मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई है। ज्यादा दिन के लिए नहीं छोड़नी पड़ी है अपनी जॉब, और तुमने अपनी मर्जी से छोड़ी है जनाब। तो क्या करता, बच्चे के देखभाल के लिए किसी एक को तो नौकरी छोड़नी ही थी ना। और तुमने अपनी जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि तुम्हारी जॉब में प्रॉब्लम चल रही थी, और भगवान की दया से मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। वैसे प्रशांत, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे प्रॉब्लम कैसी दीपा, बस 1 साल की तो बात है, उसके बाद तो हमारा बच्चा स्कूल जाने लगेगा, मेरा मतलब प्ले स्कूल में, फिर मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगा। और देखो, ये घर हम दोनों का है, हम दोनों को मिलकर चलाना है, इसमें शर्म या परेशानी कैसी। थैंक यू सो मच। तुम्हारे जैसे सोच के हस्बैंड बहुत कम है इस दुनिया में। चलो अब मैं ऑफिस जाती हूँ, देर हो रही है। दीपा जब शाम को ऑफिस से लौट कर आती है तो वो बहुत खुश थी। प्रशांत, सबसे पहले तुम चॉकलेट खाओ, तुम्हारी फेवरेट वाली। और लेकिन खुशखबरी क्या है, पहले ये बताओ। वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगी। अब देखो, तुम ना मेरे लिए इतने लकी हो, आज ही तुमने मेरी तारीफ की और आज ही मुझे। अरे क्या, जल्दी से आगे बताओ ना, मैं जाने के लिए पागल हो रहा हूं। आखिर ऐसी कौन सी गुड न्यूज मिली है मेरी बीबी को जो उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया है। जानते हो प्रशांत, मुझे एक फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर आया है। क्या, तुम्हें एक्टिंग करने का ऑफर? लेकिन ऐसे कैसे अचानक? प्रशांत, मेरे ऑफिस में रोज डायरेक्टर और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग आते रहते हैं, क्योंकि हमारी एक मॉडलिंग एजेंसी है, वहां पर वो नए नए टैलेंट की सर्च में आते हैं। हाँ, लेकिन तुम तो वहां ऑफिस में काम करती हो ना, फिर ये। अरे, एक बहुत बड़े डायरेक्टर आए थे आज हमारी कंपनी में, और उन्हें अपनी नई मूवी के लिए एकदम फ्रेश फेस चाहिए था। जानती हो क्या, मुझे देखते ही उनके मुंह से निकला, ये बनेगी हमारी अगली फिल्म की हीरोइन। सच में यार, ये तो वाकई में बड़ी खबर है, मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा।
तो विश्वास कर लो और जल्दी से सारी चॉकलेट खा लो, क्योंकि तुम्हारी बीवी ना हीरोइन बनने वाली है। लेकिन दीपा, हीरोइन बनने के बाद तुम मुझे और हमारे बच्चे को भूल तो नहीं जाओगी ना? पागल हो गए हो क्या तुम दोनों तो मेरी जान हो, कैसे भूल सकती हूँ। और इस तरह दीपा एक्टिंग करने लग गई। उसका करियर अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक दिन दीपा के बेटे को बुखार आ जाता है। दीपा, आज तुम भी शूट पर मत जाओ ना, बच्चे को बहुत बुखार है, उसे तुम्हारी जरूरत है। ओहो प्रशांत, हमेशा से इसे तो तुम ही संभालते आए हो ना, और मैं शूट पर जाना कैंसिल नहीं कर सकती डार्लिंग। मेरी मूवी जल्दी रिलीज होने वाली है। अगर मैंने अभी से एटीट्यूड दिखाना शुरू किया ना, तो डायरेक्टर मुझे फिल्म से निकाल देगा। तुम्हारी बात सही है दीपा, पर हमारे बच्चे की तबीयत का सवाल है। वो रो रहा है, तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है। देखो प्रशांत, प्लीज कैसे भी मैनेज कर लो ना, और ये सब तो रोज रोज चलता ही रहेगा। मैं कब तक बच्ची का बहाना करके अपना करियर दांव पर लगाती रहूंगी। प्लीज मैनेज कर लो ना, मैं जा रही हूँ, बाय। बेटियों को लेकर घर के बड़े बुजुर्गों की सोच कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आज का समाज ना सिर्फ खुद बदला है, बल्कि घर का माहौल भी बदल रहा है। कैसे, देखिए। अरे अरे बहू, तू ठीक तो है ना? तुझे कितनी बार कहा है ज्यादा काम मत करा कर, अपनी हालत देख। तुझे देख कर कोई नहीं बोल सकता कि तू पेट से है। माँ जी कुछ नहीं, बस हल्का सा चक्कर था, पता नहीं कैसे आ गया। अरे तो गिर सकती थी अगर मैं ना देखती। मेरे पोते को कुछ हो जाता तो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। बहू, आज से तू ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे इस घर के होने वाले वारिस को कोई भी चोट पहुंचे, समझी? फिर माँ जी, काम कौन करेगा? इतना इतना सारा काम आप अकेले कैसे करेंगी? अरे कुछ महीनों के लिए काम वाली रख लेंगे, लेकिन तू काम नहीं करेगी और ठीक से खाना पीना खा, ठीक है? जी माँ जी, ठीक है। मैं तो सोच रही हूं कि कब ये महीने बीते और मैं अपने पोते को अपनी गोद में लेके घुमाऊं। अब बस बहू पोता हो जाए। हाँ माँ जी, बच्चे के आने का इंतज़ार तो मुझे और इनको भी बेसब्री से है। इन्होंने तो बच्चे के कपड़े लाना भी शुरू कर दिया है। एक बॉक्स में लड़की के हैं, दूसरे में लड़के के। लड़की के क्यों? माँ जी, हमें थोड़ी ना पता है कि बेटी होगी या बेटा। अरे कैसी बात कर रही है, छोरा ही होगा। ऐसे ही बातें चलती रहती है। कुछ महीनों बाद गीता को एक प्यारी सी बेटी होती है, जिससे उसकी सास बिल्कुल खुश नहीं होती। बहू, कहाँ चली गई? एक कप चाय देना तो। जी माँ जी, बस अभी लाई। लीजिए माँ जी आपकी चाय। आज इतनी देर कैसे हो गई? कब से चाय मांग रही थी ना? वो माँ जी, अभी अभी मुन्नी को सुला कर आ रही हूँ। रात भर सोई नहीं ना, इसलिए अब सुला दिया। छोरियों के साथ यही परेशानी होती है, बस रोती रहती है। जब से पैदा होती है दुख ही देती है। माँ, अब फिर शुरू हो गई। पहली बात तो वो एक छोटी बच्ची है और दूसरी आपकी पोती है। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं उस छोटी सी बच्ची के लिए? आप दोनों ना फिर से छोड़िए ना, बैठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, आज मुझे थोड़ी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। नाक पर बस गुस्सा चढ़ा रहता है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है गुस्सैल। अरे इतना ही बात ना सुनने का शौक है तो लड़का क्यों ना पैदा किया? माँ जी, खाना नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ पता है मुझे, और ये मत भूल कि तेरी सास मैं हूं, ना कि तू मेरी। थोड़ी देर बाद गीता अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है। मेरी प्यारी गुड़िया, लगता है बहू आजकल तुझे काम नहीं है, दिन भर बस अपनी बेटी के साथ खेलती रहती है। नहीं माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है तो सोचा थोड़ी देर मुन्नी के साथ खेल लूं। माँ जी देखी ना, मुन्नी आपको देखकर दादी दादी बोल रही है।
लगता है वो आपके पास आना चाहती है। कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे पोता तो दे नहीं पाई, ऊपर से काम करने की जगह यहाँ इस छोरी के साथ टाइम पास कर रही है। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? ये आपकी भी तो पोती है। अरे क्या हुआ, लड़का नहीं हुआ और लड़की हो गई। यही तो परेशानी है कि ये लड़का नहीं लड़की है, और लड़की परिवार के लिए कुछ करती नहीं, ऊपर से माँ बाप का बोझ बढ़ा देती है। लेकिन लड़के घर परिवार को चलाते हैं, उनसे वंश आगे बढ़ता है। माँ जी, मुझे तो यकीन नहीं होता, एक औरत होकर आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा परिवार आगे बढ़े। वैसे भी लड़कियां करती क्या है? ये छोरी होने से तो अच्छा होता कि तू बेऔलाद ही रह लेती। इतने में गीता का पति आता है। क्या हुआ माँ, ये गीता रो क्यों रही है? और आप ऐसी कौन सी बात पे इतना गुस्सा हो रही हो? माँ जी, अगर आपको मेरी बेटी से इतनी ही परेशानी है तो मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे ऐसी कोई भी बद्दुआ मत दीजिए। अरे कोई मुझे तो बताओ कि आखिर बात क्या है। ये तो तू पूछ ही मत। सारे फसाद की जड़ इसकी बेटी है। जब से इस घर में आई है, पूरे घर में अशांति सी फैल गई है। माँ जी, ये छोटी सी बच्ची बोल भी नहीं सकती, ये क्या करेगी? और माँ जी, इस घर में मेरी बेटी से दिक्कत आपको है, न कि इस मासूम सी बच्ची को। अब समझ में आया। माँ अब फिर से? अरे माँ, क्या दिक्कत है आपको इस बच्ची से? मेरी दिक्कत यह है कि ये एक लड़की है, ना कि लड़का। लड़का होता तो घर में रौनक बनी रहती, बाद में आगे चलकर तेरी तरह वो एक कामयाब इंसान बनता। लेकिन ये लड़की है जो केवल तुम दोनों के ऊपर एक बोझ के सिवा कुछ नहीं। माँ, आप खुद एक माँ होकर दूसरी माँ को ऐसे कैसे बोल सकती है? वो लड़का हो या लड़की, इससे ये सच नहीं बदलेगा कि वो हमारी बच्ची है। और कोई माँ अपने बच्चों में कैसे भेदभाव रख सकती है, जबकि वो जन्म के वक्त उतना ही दर्द झेलती है, दोनों के वक्त। अच्छा, अरे बेटा, भविष्य में ये केवल तेरे लिए बोझ बनेगी और कुछ नहीं। सास अब आए दिन पोती को लेकर घर पर क्लेश डालती रहती थी। एक रोज, माँ जी, आपके भाई आए हैं। अरे वाह, भैया आया है। देख बहू, वो उम्र में काफी बड़े हैं मुझसे, तो आओ भगत में कोई दिक्कत ना हो। अरे मामा आए हैं, क्या बात है। मामा जी, आपके कदम कितने लकी हैं, देखिए मेरा प्रमोशन हो गया। अरे मैं तो तेरी नन्ही गुड़िया से मिलने आया हूँ। तभी डाकिया आता है। अरे डाकिया क्या लेकर आया है? बहू, ये तो तेरे नाम का पर्चा है। बहू सास के हाथ से पर्चा लेती है। माँ जी, मैंने जो पिछले 4 साल से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था ना, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। तभी छोटी सी गुड़िया माँ के पास आती है। हाँ मामा, बिल्कुल सही कहा। मेरी बेटी के शुभ कदम है, जो आज तक स्ट्रगल में चल रही जिंदगी में अब सब कुछ ठीक लग रहा है। अरे बड़े आए इसके कदम। अरे जितना आ रहा है शादी करके सब ले जाएगी। कैसी बात कर रही है? मेरे बेटे बहू का भी यही हाल था। ऐसे ही एक कमरे के मकान में हम रहते थे, लेकिन अब देख। हाँ भाई, अब तो ठाठ है तेरे, पर ये कैसे भैया? मेरी पोती रायना के आने के बाद ही हमारी किस्मत जगी। अरे लड़का लड़की कुछ नहीं होता। हाँ माँ, देख, कहाँ हजारों में कमाई थी, अब लाखों में। कितना रुतबा बढ़ेगा हम लोगों का, और ये सब मेरी बेटी के कारण। वो बेटी को गले लगा लेता है। माँ, भविष्य किसने देखा है और किसने कहा कि लड़कियां बोझ होती हैं? लड़कियां घर का मान सम्मान होती हैं, वो अपने माँ बाप की आंखों का तारा होती हैं। माँ, मैं नहीं जानता कि वो भविष्य में मेरा नाम रोशन करेगी या नहीं। बस इतना जानता हूँ कि वो कभी मिट्टी में नहीं मिलने देगी। और माँ, रही वंश आगे बढ़ाने की बात, तो एक औरत के बिना वो भी नामुमकिन है।
हाँ माँ जी, और हम सब मिलकर मुन्नी को एक बेटी की तरह नहीं, बेटी की तरह पालेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए बेटे से कम नहीं है। माँ, आज के समय में बेटी हर चीज में लड़कों से आगे है, पढ़ाई में, नौकरी में। आज के टाइम में लड़कियां लड़कों को बराबर की टक्कर दे रही है, तो हमारी मुन्नी बोझ कैसे हुई? उल्टा हमें खुश होना चाहिए कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे घर में एक बेटी हुई है। माँ, अब आप भी अपनी जिद छोड़ दीजिए। देखिए, मुन्नी आपको देखकर कितना खुश है, आप भी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। सास को अब बात समझ में आ जाती है। अब क्या, बेटा बहू काम पर जाते हैं और सास वो अपनी पोती के साथ खुश है। राज अपनी माँ के साथ रहता था। जब उसके पिता का देहांत हुआ तो वो बहुत छोटा था। राज की माँ यशोदा ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला और उसकी हर एक जरूरत को पूरा किया। वो एक कंपनी में मैनेजर था। माँ बेटी की बहुत अच्छी गुजर रही थी। एक दिन यशोदा ने कहा, राज, अब मुझसे घर नहीं संभाला जाता। सोच रही हूँ तेरी शादी कर दूँ, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगर तेरी नज़र में कोई लड़की है तो बता दे मुझे। माँ, मेरी नजर में कोई नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा करो। फिलहाल मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। राज की माँ ने उसकी शादी मेनका से कर दी। पर मेनका घर का काम करना तो दूर, दोनों को बहुत परेशान करती है और घर में सबसे लड़ती रहती है। एक दिन यशोदा अपनी बहू को आवाज लगाती है, मेनका, ओ बेटी मेनका, उठ जा बेटा, सुबह हो गई। राज को ऑफिस जाने में देर हो रही है, नाश्ता बना दे। मेनका नींद में बुदबुदाते हुए कहती है, ये बुढ़िया रोज सुबह उठाने के लिए आ जाती है, खुद तो पूरी रात सोती नहीं और मेरी नींद खराब कर देती है। फिर मेनका जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आती हूँ, एक दिन लेट हो जाएंगे तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। यशोदा अपनी बहू की बात सुनकर चुप हो जाती है और उसके कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठ जाती है। मेनका कमरे से बाहर आती है और अपनी सास को बैठा देख मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद राज भी तैयार होकर बाहर आता है। मेनका मैडम, खाना तैयार हुआ या फिर आज भी भूखा ही भेजोगी? मेनका रसोई से आवाज लगाते हुए कहती है, ला रही हूँ। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई मशीन हूं। देख रहे हो ना, खाना ही बना रही हूँ, कबड्डी तो नहीं खेल रही। राज बैठकर अपनी माँ से बातें करने लगता है। माँ, आपका चश्मा टूट गया था ना, बनवाया या नहीं? बन तो गया है, पर मेरे घुटनों में दर्द के कारण मैं लेने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। कोई बात नहीं माँ, मैं शाम को आते समय लेता आऊँगा। दोनों माँ बेटी की बातें मेनका बहुत गौर से सुन रही थी। वो नाश्ता लेकर आती है। क्या बात है मेनका, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेनका मुस्कुराते हुए कहती है, आज आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अच्छा सुनो जी, मुझे ना एक काम था आपसे। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आपका हुक्म सर आंखों पर। शाम को काम से घर आते ही मेरे लिए मेकअप किट ले आना। अरे तुम खुद ही ले आओ ना, मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है। वो दुकान बहुत दूर है, मैं थक जाती हूँ और आज तो मैं घर से कहीं बाहर नहीं जा सकती। मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी, तो आज किसी भी वक्त होम डिलीवरी के लिए आ सकते हैं। अरे तो परसों ले आओ, जरूरी है कि आज ही लेने जाओ? इतना सुनकर मेनका चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, बस अपनी माँ के लिए चश्मा लाने के लिए टाइम है। तुम दोनों ने मुझे पागल बना रखा है। दिन भर नौकरों की तरह काम करो और फिर इनके नखरे सहो। अब इसमें माँ कहाँ से आ गई? ज्यादा मुंह मत चलाओ। चश्मे की दुकान रास्ते में ही है और मेकअप के सामान की दुकान मेरे ऑफिस से बहुत दूर है। तुम्हें तो रोज किसी ना किसी बात पर झगड़ा ही करना होता है। अच्छा, तो मैं झगड़ा करती हूँ? मैंने अपना मेकअप का सामान क्या मंगवा लिया तो मैं झगड़ा कर रही हूँ? ज्यादा बोलोगे ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। दोनों में बहुत कहासुनी होती है और राज गुस्से में अपने ऑफिस चला जाता है। दफ्तर पहुंचकर राज मन ही मन सोचता है, मुझे मेनका को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। उसे प्यार से समझाता तो शायद वो समझ जाती। अब क्या करूं?
अब वो रूठी बैठी होगी। एक काम करता हूँ, शाम को मैं उसकी मेकअप किट ले जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। शाम को राज दौड़ा दौड़ा मेकअप की दुकान पर पहुंचता है, पर दुकान बंद हो चुकी होती है और दुकान दूर होने की वजह से रात भी काफी हो गई थी। राज अकेला सुनसान सड़क पर सोचता है, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। न माँ का चश्मा ला पाया और ना ही मेनका की मेकअप किट, और ना ही ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाया। ये शादी के बाद लाइफ इतनी कठिन क्यों हो जाती है। इतना कहकर राज जब घर पहुंचता है, मेनका गुस्से से पूछती है, कहाँ रह गए थे? इतनी रात हो गई है। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं जो रात भर आपके लिए जागती रहूंगी। कोई मुझे चैन से सोने भी नहीं देता और सुबह सुबह आपकी माँ कोयल बनकर मेरे कान में कूकने लगती है। मैं तुम्हारी मेकअप किट लेने गया था, पर जब तक मैं वहां पहुंचा तो दुकान बंद हो चुकी थी। मेरी मेकअप किट का बहाना तो मत बनाओ। जरूर किसी औरत से मिलने गए होंगे। वैसे भी कई सारी लड़कियों के कॉल आते रहते हैं आपको। यार हद है, वो कॉल मेरे ऑफिस के स्टाफ के होते हैं। तुम हर बार मुझ पर शक क्यों करती हो? तुम्हारे चक्कर में मैं माँ का चश्मा भी नहीं ला पाया। अब इसमें भी मेरा ही कसूर है। ऑफिस से जल्दी निकलते तो ले आते अपनी माँ का चश्मा। अब मेनका रोज किसी न किसी बात पर राज और यशोदा से लड़ती है। वो घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन पैसा पानी की तरह बहाती थी। उसकी इस आदत की वजह से घर का बजट बिगड़ जाता था। महीने के अंत में तो राज को उधार पैसे लेने पड़ते थे। धीरे धीरे उसकी सारी सेविंग भी खत्म हो गई। राज ने सोचा, अब पानी सर से ऊपर हो गया है। अब मेनका को सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन राज घर आता है। उसके साथ एक लड़की होती है और दोनों के गले में फूलों की माला भी होती है। ये देखकर उसकी माँ पूछती है, अरे बेटा, ये सब क्या है और कौन है ये लड़की? माँ, ये आपकी नई बहू है, सीता। बेटा, ये तूने क्या कर दिया? पागल हो गया है क्या? एक पत्नी को संभाल नहीं पा रहा, दूसरी कहाँ से ले आया? मैंने तुझसे तेरी शादी से पहले ही पूछा था कि तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, तब तो तूने कुछ बताया नहीं। नहीं माँ, मैं अब होश में आया हूँ। मुझे कुछ ही दिन पहले सीता से प्यार हुआ है। मैं और सीता एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब मानो या मत मानो, लेकिन ये तुम्हारी बहू है। इतने में मेनका दोनों की आवाजें सुनकर कमरे से बाहर आती है और राज को देखकर हैरान हो जाती है। कौन है ये राज? तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? मेनका के सवाल का जवाब सीता देती है, मैं राज की पत्नी हूँ और यशोदा माँ की बहू। मेरी कोई बहू नहीं है। मेरी तो सिर्फ एक ही बहू है और वो मेनका है। जल्दी से तुम यहाँ से निकलो और अपना मुंह मत दिखाना कभी भी। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मेनका तो हमेशा आपसे लड़ती है, फिर भी आप मेनका की तरफ बोल रही हो। ये जैसी भी है, पर यही मेरी बहू है। मैं इसे दुल्हन बनाकर इस घर में लाई थी। मेरे बाद मेनका ही इस घर को संभालेगी। मेनका यशोदा की बात सुनकर बहुत पछताती है। वो सोचती है, मैंने माँ जी को कितना परेशान किया, पर अभी भी वो मुझसे प्यार करती हैं। इतने में राज मेनका से कहता है, सीता यहीं रहेगी। तुम्हें सीता के साथ रहना है तो रहो, वरना तुम जा सकती हो। अगर तुम मुझे इतना परेशान ना करती तो मैं कभी ये कदम नहीं उठाता, पर अब कुछ नहीं हो सकता। झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच होते हैं, पर आप तो मेरी सौतनी ले आए। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। राज पर मेनका के आंसुओं का कोई असर नहीं होता। अब सीता उनके घर में ही रहने लगी। सीता सुबह जल्दी उठकर राज के लिए नाश्ता बनाती, उसे ऑफिस के लिए तैयार करती। सीता ने 2-4 दिन में ही सारा घर संभाल लिया। वो फालतू की खर्च भी नहीं करती थी। गुस्से में आकर यशोदा और मेनका उसे खरी खोटी सुनाते रहते, लेकिन वो उन दोनों की सारी बातें शांति से सुन लेती थी। झगड़ा करना तो मानो उसे आता ही नहीं था। देख बहू, उस सीता ने 2-4 दिन में सारा घर संभाल लिया। बचत करने में भी कितनी माहिर है ये लड़की। मैं तुझे कितना समझाती थी, लेकिन तू उल्टा मुझसे ही लड़ती थी। हाँ माँ, मुझे अब एहसास हो गया है
मैंने कितनी बड़ी गलती की है और इस सब का कारण मैं ही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। भगवान आप जैसी सास सबको दे पर मेरी जैसी बहू किसी को ना दे। इतना कहकर मेनका भागकर रसोई से मिट्टी का तेल लाकर अपने ऊपर डालती है और जैसे ही मेनका माचिस लेती है तो राज उसे पकड़ लेता है। इतने में यशोदा सीता को मारने के लिए दौड़ती है। ये सब तेरे ही कारण हो रहा है। अगर मेरी बहू नहीं रहेगी तो तू भी जिंदा नहीं रहेगी। माँ माँ रुक जाओ। माँ, मैंने कोई शादी वादी नहीं की। ये सब तो ड्रामा था मेनका को सबक सिखाने के लिए। जी आंटी जी, मैं तो राज की कॉलेज की दोस्त हूँ और राज ने ही मुझे कहा था ये ड्रामा करने के लिए। माँ, मैं मेनका के रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया था और इस वजह से मेरा काम में दिल भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया। तो ये बात मुझे पहले भी तो बता सकता था। मैं बेचारी सीता को इतना बुरा भला कहती रही। मुझे माफ कर दे बेटा। आंटी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, बस अपनी बहू को समझा दीजिए। अगर उसने घर को ठीक से नहीं संभाला, खर्चे ज़्यादा किए और आप दोनों में से किसी के साथ झगड़ा किया तो मैं राज से सचमुच शादी कर लूँगी और मेनका की 4 दिन की सौतन बनने की जगह हमेशा के लिए उसकी सौतन बन जाऊंगी। सीता की बात सुनकर सभी हंसने लगे। अब मैं कभी भी झगड़ा नहीं करूँगी और फालतू खर्च भी नहीं करूँगी। आप दोनों मुझे माफ़ कर दो और सीता आप भी मुझे माफ़ कर दो।